अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो पीके। प्रीवियसली हमने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल नंबर 3.1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 3.5 तक किए थे। तो आज हम बाकी के न्यूमेरिकल्स तमाम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.6 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 क्या है? टू masses 52 kilograms and 48 kilograms are attached to the ends of the frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. यानी ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस से मुराद यहाँ पर फ्रिक्शन अज्यूम की गई है कि ये ज़ीरो है, क्योंकि फ्रिक्शन भी कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। और ये एक स्ट्रिंग है जिससे ये पुली के एक स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली से दो मासेस अटैच्ड हैं। ज़ाहिरी बात है एक मास जो है वो बड़ा है और दूसरा मास छोटा है। तो हमने अब क्या मालूम करना है? हमने जो है वो टेंशन मालूम करनी है इस स्ट्रिंग में। यानी ज़ाहिरी बात है कि यहाँ स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई टेंशन होगी। फॉर एग्जांपल आप उसको टी कंसीडर कर लें, जो कि उसको अपवर्ड्स पुल कर रही है। दोनों केसेस में ये जो टेंशन है वो अपवर्ड्स होती है। तो और दूसरी और कौन कौन सी फोर्सेज इस पे एक्ट कर रही हैं? सबसे पहले हमें फोर्सेज जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो M1 के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? W1 एक्ट कर रही है। M2 के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? W2 एक्ट कर रही है। और मूवमेंट जो है वो किसकी डायरेक्शन में होगी? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मूवमेंट होगी M1 की डायरेक्शन में, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज़्यादा है। और इस यही चीज़ हमने जो मालूम करनी है। अच्छा, हमने कैसे अज्यूम किया कि M1 का वेट ज़्यादा है? ये हमारी अजम्पशन है। हम हमेशा जो भी ज़्यादा वेट होता है उसको हम M1 कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में 52 केजीज़ जो है वो M1 की वैल्यू होगी और 48 केजीज़ जो है वो M2 की वैल्यू होगी। तो अभी जल्दी से हम डेटा की तरफ चले आते हैं। डेटा कुछ इस तरह का ख़ास है नहीं। M1 जो है उसको हमने, ये हमेशा आप कंसीडर करें कि जो लार्जर मास होगा वो हमेशा M1 होगा। और यहाँ इस केस में हमेशा हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2। तो अब हमने क्या मालूम करना है? हमने टेंशन मालूम करनी है स्ट्रिंग में। उसको हमने टी कंसीडर कर लिया है। और ज़ाहिरी बात है कि ये जो मास M1 है ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन के थ्रू, यानी किसी ना किसी एक्सेलरेशन की वजह से, यानी उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जिससे वो नीचे मूव करेगा। तो हमने वो एक्सेलरेशन भी मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दूंगा। ज़ाहिर बात है आपने ये पहले ही ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं फिर भी इसकी जो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं वो फार्मूलाज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी बड़े फार्मूलाज हैं। तो वो किस तरह ड्राइव हुए वो भी मैं आपको इसके साथ साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो हम ड्राइव करते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो किस तरह आया फॉर एक्सेलरेशन। तो पहली बात जो है हमने फोर्सेस बैलेंस करनी है। तो आप यहाँ पर कंसीडर करें मास वन को, मास वन यानी M1। मास वन पे कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं? सबसे पहले हमने जो है वो हमेशा हम नेट फोर्स निकालते हैं। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने किया, हमेशा एक नेट फोर्स किसी ना किसी चीज़ पर एक्ट कर रही होती है। वो नेट फोर्स तमाम फोर्सेस का सम होती है। अच्छा, अब इस पे नेट फोर्स एक्ट कर रही है, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं F1 नेट। ज़ाहिरी बात है वो फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। तो ये F1 जो नेट है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी। अच्छा, और कौन कौन सी फोर्सेस इसके? अच्छा, ये टोटल जो फोर्सेस है ये सम होती हैं तमाम फोर्सेस का, ये नेट फोर्स। तो एक तो सबसे पहले कि ये इसका वेट एक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम हमेशा जो है वो कंसीडर करते हैं वेट को। अच्छा, एक तो सबसे पहले इसका ये अपना एक वेट एक्ट कर रहा है। ये वेट जो है वो ग्रेटर देन है किससे? टेंशन से। क्यों? क्योंकि भाई ज़ाहिरी बात है अगर ये वेट ग्रेटर देन है तभी तो ये बॉडी जो है वो नीचे मूव कर रही है। हमने हमेशा जब भी फोर्सेस नेट फोर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी फोर्स किससे ज़्यादा है। तो अब ज़ाहिरी बात है जो फोर्स ज़्यादा होती है उसमें से कम वाली फोर्स जो है वो निकल जाती है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जो टोटल हमारे पास फार्मूला बना है वो F1 नेट फोर्स का वो ये है। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, यानी M1G माइनस टी, और यहाँ पर हो जाएगा M1A।
अच्छा, तो ये भाई हमारी हो गई इक्वेशन 1। ये हमारा हो गया फॉर मास 1, फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास 1। अब हम मास m2 की बारे में के ऊपर जो भी नेट फोर्सेज हैं वो एक्ट कर रही हैं वो हम देखेंगे। तो जो भी फोर्सेज m2 पे एक्ट कर रही हैं हम उनको कंसीडर कर देते हैं mf2 नेट। जाहिर बात है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो नेट डायरेक्शन वो क्या है, वो अपवर्ड्स है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई F2 नेट फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो क्या चीज़ ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स एक्ट कर रही है W2। तो सिमिलर टू प्रीवियस इक्वेशन, हम जो है इसको इक्वेशन इनइक्वालिटी को हटाकर T माइनस W2 कर देंगे और सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं M2A इज इक्वल्स टू T माइनस M2G, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें ताकि किसी तरह टेंशन जो है यहाँ से इन दोनों फार्मूला से एलिमिनेट हो सके। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, M1A इज इक्वल्स टू M1G माइनस T, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, M2A इज इक्वल्स टू T माइनस M2G। अच्छा, इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है, और हमें पता है कि ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, M1 M2 का सम। और ये हमें पता है कि जब हम इसको ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं फिर भी आपको ये करके दिखा देता हूँ, माइनस M2G, और ये टेंशन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इक्वेशन जो हमारे पास एक्सेलरेशन की एट द एंड आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अगर हम इस पूरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो है टेंशन का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, M1 A इज इक्वल्स टू M1G माइनस T। यहाँ पर मैं अगर A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यानी कुछ इस तरह से, तो इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने पे, यानी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हम लोगों को जो टेंशन का फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, 2M1 M2G ऑन M1 प्लस M2। और ये हमारा इंटेंडेड फार्मूला है टेंशन का। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला आ गया है, और यही फार्मूला हम बस डायरेक्टली उस फार्मूले में यानी उस प्रॉब्लम में हम यूज़ करेंगे ताकि हम लोग जो हैं अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट निकाल सकें। तो यहाँ पर हम M1 की वैल्यू 52 kgs और M2 की वैल्यू 48 kgs रख कर इन फार्मूलाज से, यानी एक्सेलरेशन के फार्मूलाज में ये तमाम वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। और ये याद रखिएगा हमेशा कि जो हमारे पास M1 होगा वो हमेशा वही मास होगा जो सबसे बड़ा होगा, यानी यहाँ हमारे केस में 52 जो है वो M1 की वैल्यू है, और G की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, वो क्या होती है भाई, वो 10 हम कंसीडर करते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, और इसी तरह टी के फॉर्मूले में हम लोग जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 52 प्लस 48, तो टी की वैल्यू जो कैलकुलेट करने पे वो हमारे पास आई है 499.20 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ यानी हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3.7 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दो मासेस स्ट्रिंग्स के ज़रिए एक दूसरे से अटैच्ड हैं और एक पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक मास यानी M2 जो है वो एक फ्रिक्शनलेस यानी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है, और दूसरा मास जो है वो वर्टिकली हैंग कर रहा है।
जो है मेन चीज़ जो है कन्वेंशन ऐसी रखनी चाहिए जो कि हमेशा रिमेंबर रहे आपको। वो पिछले एग्जांपल में हमने M1 वो मास कंसीडर किया था जो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा था, यहाँ पर हम M1 को वो मास कंसीडर करेंगे जो कि वर्टिकली हैंग कर रहा है। और ये बात कि कौन सा मास नीचे मूव करेगा या कौन सा मास वर्टिकली हैंग कर रहा है उन्होंने बता दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता दिया है कि 24 किलोग्राम का मास जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, और 24 का ज़ाहिरी बात है फिर जो है वो ऊपर टेबल पे पड़ा होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं टेंशन वही पहले की तरह ही मैप हुई हुई है। टेंशन जो है वो ऑपोजिट होगी मास के, यानी स्ट्रिंग के अलोंग होगी, और वेट जो है वो ऑपोजिट एक्ट कर रहा है यहाँ पर, जैसे पिछली एग्जांपल में था। लेकिन इस बार M2 चूँकि एक टेबल पे मौजूद है तो उस टेबल का एक रिएक्शन होगा, और वो हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं W1 जो है वो R के बराबर होगा। तो वक्त है कि ये बगैर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशंस जो है मैं हम पिछली बार की तरह लिख लेंगे, लेकिन हमने अभी क्या एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो वो निकालनी है, सॉरी। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले मास जो है M2 को कंसीडर कर लेते हैं। तो M2 को कंसीडर करने के लिए आप वही पिछली बार की तरह F नेट 2 निकालेंगे जो कि M2 के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि एक तो इसका वेट यानी एक रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और उसके ऑपोजिट जो है वो वेट एक्ट कर रहा है, और जो है टोटल एक टेंशन जो है वो एक्ट कर रही है जो कि स्ट्रिंग के अलोंग है। और हमें पता है कि R जो है वो W1 के बराबर है, तो W1 माइनस W1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो नेट फोर्स है हमारे पास टेंशन आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शनलेस एक टेबल है तो यहाँ पर वेट मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर ओनली चीज़ जो मैटर कर रही है वो टेंशन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी मैं इसको खोलना भूल गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। और इसी तरह मास M2 के लिए इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सॉरी मास M1 के लिए इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, M1 नेट। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो मास है हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि वो मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो यानी ये वो मास जो जब के नीचे मूव कर रहा है तो इसमें वेट वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा ग्रेटर होगी टेंशन से। और हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि जो बड़ी फोर्स है उसमें से छोटी फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और इसको हम सही करके लिख देते हैं M1A इज इक्वल्स टू M2G माइनस T। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। और आप पिछली बार की तरह यहाँ पर भी MA M1 M2 आ जाएगा, और टेंशन जो है वो टेंशन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। और ए की जो हमारी ए का जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक ये की है कि ये चूँकि मास M1 था तो यहाँ पर W1 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर भी M1 आएगा और यहाँ पर भी M1 आएगा। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह का होगा एक्सेलरेशन का। सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल टेंशन की वैल्यू भी वैसी आएगी कि हम इस ए को इनमें से किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। जैसे इस इक्वेशन में हम डाल देंगे, अगर हम ए की वैल्यू डालें तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से आएगी M1 M2 G M1 प्लस M2, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आई। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें बताया कि M1 का जो वेट है वो क्या है, M1 का जो मास है वो 24 ग्राम्स है, तो 24 किलोग्राम्स है सॉरी, और M2 की जो वेट है वो 26 किलोग्राम है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें पता है कि M1 जो हमारे पास मास है वो कितना है 24 kgs, और M2 जो मास है वो हमारे पास कितना है 26 kgs। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या था, M1G पॉन M1 प्लस M2। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह का होगा, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 4.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आएगी, और टेंशन का जो फॉर्मूला था क्या था M1 M2G M1 प्लस M2
इसके बाद ये इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 125 न्यूटन आएगा। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल 3.6 और 3.7 जो कि इस पूरी चैप्टर के सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं। मतलब कहने को मुश्किल इस वजह से है क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी ट्रिकी है। तो मेन चीज़ ये है कि बस आप दोनों केसेस के लिए ये फार्मूलाज जो हैं वो याद कर लें। आप देख सकते हैं कि दोनों फार्मूलाज दोनों केसेस में कुछ खास इस तरह का फ़र्क नहीं है। पिछले केस में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह का था, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह का था, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो देख सकते हैं कुछ खास तरह फ़र्क नहीं है, यहाँ पर 2 का फ़र्क है सिर्फ, और यहाँ पर एक टर्म यानी m2 मौजूद नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 समझाने से पहले मैं बहुत ही बेसिक सी एक आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो ये कि मोमेंटम और फोर्स और टाइम का क्या रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स गिवन है और हमें पता है, हमने जो बेसिक फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है मोमेंटम का, वो ये है कि m that momentum, for example we denote momentum by p and it is equals to mass multiplied by velocity। लेकिन यहाँ पर ना ही वेलोसिटी गिवन है और ना ही मास गिवन है। तो हमने सबसे पहले तो यही चीज़ मालूम करनी है कि किस तरह ये रिलेशन है। ये रिलेशन आपको थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ होगा, लाजमी है, आई एम रियली होपफुल, लेकिन मैं आपको अलग से भी समझा देता हूँ। हमें मालूम है कि जो टोटल जो हमारे पास नेट मोमेंटम होता है वो, जिसे आप कहते हैं पी नेट, इट इज़ इक्वल्स टू द चेंज इन the momentum from the final momentum to the initial momentum of the body। और जब भी हम ये कंसीडर करते हैं तो हम इनको, इस पूरे फॉर्मूले को खोलकर भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। यानी अगर हम पी एफ को खोल कर लिखना चाहें, यानी इसको सिंप्लीफाई करके खोल के लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं इसको m मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस m मल्टीप्लाई बाय वी आई। और चूंकि ये एक ही फोर्स का, एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो ये m जो है यहाँ पर दोनों में एक ही कॉमन यूज़ होगा, और हम यहाँ पर m कॉमन लेंगे तो वी एफ माइनस वी आई होगा। अगर हम इस पूरे मोमेंटम को दोनों तरफ यानी डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स कंसीडर करें और हम राइट हैंड साइड को यहाँ पर कंसीडर करें ओनली, तो हमें पता है कि m वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी किसके बराबर होगा। हमें पता है कि ये m और ये पूरा जो एक पूरी टर्म है, ये हमें पता है कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए अपॉन टी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि नेट मोमेंटम जो हमने यहाँ पर इसका इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने लिखी थी और हमने उसको बोथ साइड्स टाइम से डिवाइड कर दिया था, वो बराबर होता है एम ए के। और हमें ये भी मालूम है कि F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स का असल जो फॉर्मूला है वो भी एम ए है। तो हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से हमें मोमेंटम और फोर्स के दरमियान का रिलेशन पता चलता है। डाटा बना लेते हैं, उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। हमें पता है कि नेट जो फोर्स है हमारी वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, और इसको हम नेट फोर्स भी कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है हम चेंज ऑफ मोमेंटम को यानी टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर मोमेंटम क्या प्रोवाइडेड है, और ये सब कुछ ऐसा यूनिट्स में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको पहले भी बताई थी कि हमें देखना पड़ता है कि ये सब कुछ ऐसा यूनिट में है कि नहीं, और ये एस जो होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, लाइक दिस। तो 22 को हमने डिवाइड किया है टी से, इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। यहाँ से हमारे पास टाइम बराबर होगा 22 डिवाइड बाय
20 which is equals to 1.1 seconds। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की तरफ चलते हैं। 3.9 जो न्यूमेरिकल है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kgs एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। यानी एक हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर है और एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, उनके दरमियान कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वुड और मार्बल के दरमियान वो प्रोवाइडेड है, यानी वो 0.6 है। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। डाटा में हमें पता है कि एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसका जो मास है वुडन ब्लॉक जिसका मास है 5 kg, और कोफिशिएंट फ्रिक्शन हमें पता है कि वो कोफिशिएंट फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 0.6 है। हमने मालूम क्या करना है, हमने फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है, उसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हमें सबसे बेसिक जो है फ्रिक्शन का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ आर। यहाँ आर क्या है, आर इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर और रिएक्शन ऑफ एनी सरफेस। और हमें पता है रिएक्शन इज इक्वल्स टू द एक्शन, और यहाँ पर एक्शन क्या है, यहाँ पर वुडन ब्लॉक जो है वो कोई ना कोई एक्शन यानी कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है सरफेस पे, और वो फोर्स जो है वो वेट है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो बराबर होगा उस वेट के, और उस वेट का को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वो mg के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू म्यू mg, और 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आएगी 30 न्यूटन। ये आप देख सकते हैं बहुत ही एक आसान सा न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल नंबर 3.10 की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या हुआ है। हमें पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kilograms टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर्स विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो कोई एक बॉडी है जिसे हम डिनोट कर देते हैं इस डॉट से, और वो एक सर्कल में मूव कर रही है। आपको पता है कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन होती है। इसको मैं एफ सी से डिनोट कर देता हूँ, और उसकी कोई ना कोई एक स्पीड भी होती है, पहली बात है, और वो टेंजेंट होती है हमेशा उसके सर्कल के साथ। उसको यहाँ पर वो स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड से रिप्रेजेंट की गई है। और जाहिर बात है उस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस भी होता है, और वो रेडियस 50 सेंटीमीटर्स है, जिसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। और इस बॉडी का मास भी मौजूद है जो कि 0.5 kgs है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने ये फोर्स मालूम करनी है। ये फोर्स हमें नहीं पता। सबसे पहले हम रेडियस जो कि r है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे 50 सेंटीमीटर्स। इसको आप डिवाइड कर दें 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.5 मीटर्स ऑफ रेडियस। और स्पीड जो है वो हमें पास है 3 मीटर्स पर सेकेंड। मास वो है 0.5 kgs, और हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एफ सी है उसका फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ लाइक अ चार्म। एफ सी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.5, 3 स्क्वायर एंड आर विच इज़ 0.5 अगेन। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास 9 न्यूटन सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान थे, ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन ये जो चैप्टर है ये तमाम फर्दर कमिंग चैप्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी फाउंडेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।